बाजार बोलता है, इसमें हम बात करेंगे एफआईएसडीआईज के क्यूज़ की, क्योंकि एफआईएसडीआईज के क्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और वो भी इस समय पर जबकि मार्केट में कुछ अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। तो एफआईज भी शायद शांत हैं। 26 करोड़ रुपए की केवल सेलिंग करके गए हैं। दे आर कंफ्यूज टोटली कि उनको करना क्या है। 1367 करोड़ रुपए की बाइंग करके ले गए डीआईज पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनको पता है कि उनको इंडियन मार्केट में किस तरह से प्ले करना है। तो ये एक अच्छी चीज़ है डीआईज के फ्रंट से। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक बार ग्लोबल इंडिसेस का हाल देख लेते हैं, वहाँ पर किस तरह का रुझान इस समय देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि ग्लोबल इंडिसेस में देखें तो डाउ जोन्स जहाँ पर कि कल जो खुला था मार्केट, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी, फ्राइडे को मार्केट बंद था, तो 165 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली वहाँ पर। शंघाई के मार्केट में कल करीब आज करीब 10 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। हैंसेंग में करीब 0.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। निकाई में करीब 0.25% और कोस्पी में करीब 0.5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कि टॉप गेनर्स और लूजर्स किस तरह के हैं, क्योंकि टॉप गेनर्स की लिस्ट आज के मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऐसे में फोकस चल कहाँ रहा है। तो सिरमा यहाँ पर देखिए करीब 0.75% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। फोर्स मोटर में करीब 6% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। एसडब्ल्यू सोलर यहाँ पर करीब 5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। सामी होटल में करीब 5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। वहीं अगर देखें तो जीआरएसई करीब 5% ऊपर है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। तो उनमें देखें तो यूनियन बैंक करीब 4.5% नीचे, फिनिक्स लिमिटेड करीब 4% नीचे, शारदा मोटर करीब 4% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर करीब 3.25% नीचे और वीटीएल करीब 3% नीचे। तो ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहां पर की गिरावट भी देखने के लिए मिल रही है। तो अब कुछ खबरों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, खबरों में सबसे इंपॉर्टेंट खबर तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टैरिफ लगाए हैं और उसमें पहला टैरिफ जो लगा उनकी तरफ से वो लगा है कॉपर पर, जहां पर कि उन्होंने 50% टैरिफ की घोषणा की कल। और अगर हम देखें तो कॉपर के साथ साथ उन्होंने 14 देशों को लेटर्स भी भेजे कि भैया आपका टैरिफ बढ़ा दिया गया। ये हालांकि खबर मंडे इवनिंग में ही आ गई थी, लेकिन कंट्रीज के नाम धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं। साउथ कोरिया और जापान का नाम तो पहले ही आ गया था, लेकिन अब कुछ और देशों को भी ये लेटर जारी हो सकते हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है अपने वक्तव्य में। रचित सर, ये बताइए, ठीक है इंडिया की डील होगी जब होगी, लेकिन ये जो अब ग्लोबल अनिश्चितताएं फैल रही हैं, 14 देशों में जापान कोरिया जैसी बड़ी इकोनॉमीज भी शामिल हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज भी शामिल हैं, इसका मतलब है कि ग्लोबल फ्रंट अभी भी शांत नहीं रहने वाला। और इस बार तो उन्होंने धमकी भी दे दी है कि 1 अगस्त मतलब 1 अगस्त, कोई ढिलाई नहीं। इसको कैसे लेगा मार्केट? सर मेरी हंसी से आप समझ तो गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर, हंस तो बट पूरा दुनिया आप रहा एक है, चीज लेकिन बताइए। हंस पूरी दुनिया रही है और वो डोनाल्ड ट्रंप को भी हाँ, पता है। और मतलब मैं ना आपको एक बात बताता हूँ सर, आप भी ये चीज नोटिस करिएगा। ये न्यूज आ हम्म। गई, न्यूज के हम्म। बाद अगले दिन कॉस्पी, निकाई, दोनों देखिए आराम से कंफर्टेबली ऊपर में बैठे हुए थे, कोई टेंशन नहीं थी उनको। उनको ही पता हम्म। था कि भाई साहब ने 1 अगस्त की डेडलाइन दे दी है। 1 अगस्त के पहले पहले 1-2 दिन आके ये कुछ ना कुछ बोल देंगे कि दे केम टू अस, मेरे पैर पकड़े उन्होंने उन्होंने मुझे कन्विंस किया, ये किया वो किया। मतलब इतना अनस्टेबल स्टेटमेंट आ रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूं, अब मार्केट रिएक्ट करने के मूड में भी नहीं आ रहा है। हमारा हम्म। छोड़िए, जिनके ऊपर गिर रहा है ना उनको भी नहीं फर्क पड़ रहा है। तो सर ये मैं आपको बता रहा हूं ना कि हमारा बेसिक प्रॉब्लम, मतलब आई एम प्रीटी श्योर, अभी आप सीट के उस साइड बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप भी सीट के अगर इस साइड बैठे हो डिस्कशन में, तो आप भी ये बोलेंगे कि ऐसे स्टेटमेंट पे अब रिएक्ट करना है ना, खुद को ऐसा लगने लग गया है कि कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं होने वाला जब तक ये एक सेम ग्राउंड्स पे नहीं आते ना। अब जैसे कॉपर की आप बात देख लीजिए, कॉपर पे हाँ। इन्होंने जिन जिन कंट्रीज के ऊपर ड्यूटी लगाने की बात करी और सब कुछ किया है, फिर प्रॉब्लम वही आती है सर। आप ड्यूटी लगाएंगे, कॉपर महंगा होगा, कॉपर महंगा होगा, आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जहां भी कॉपर की एप्लीकेशन है, फिर आप रेट को लेके प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ऑलरेडी आप बहुत प्रॉब्लम में चल रहे हैं। उधर आप जेरेमी पोवेल साहब को कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं दैट ही इज अ इडियट, ये वो फलाना ढिमाका, और रेट नहीं काट रहे हैं। अरे आपकी हरकतें ऐसी हैं। मुझे कुछ भी नहीं लगता सर इसमें से कुछ भी स्ट्रीमलाइन होने वाला है, मुझे नहीं लगता। क्या ये एक्शन हो भी पाएगा, मुझे नहीं लगता। एट द वेरी फेस ऑफ इट,
कोई टेंशन नहीं है। और जैसे कि अभी आप भी न्यूज में बता रहे थे कि डीआईएस हमारे कॉन्फिडेंट है। डीआईएस क्यों कॉन्फिडेंट है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो फुटिंग है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। और सर आप देख लीजिए कि इनका कितना अनसेन या क्या वर्ड यूज करें वो माइंडसेट है। इतने दिनों तक आते बोलते रहे हमने सीज फायर कराया, इंडो पाक सीज फायर कराया, G7 की मीटिंग में स्टेटमेंट देते हैं नहीं मेरा कोई हाथ ही नहीं था। तो अब ऐसे आदमी के स्टेटमेंट पे ना मार्केट भी रिएक्ट करने पे ऐसे सोचता है कि क्यों अपना टाइम खराब करना है, इससे अच्छा मैं कुछ नहीं करता हूं। और मार्केट वही कर रहा है। आप देखिए पिछले 3 दिनों में मार्केट कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो बैठा हुआ है, वो भी देख रहा है कि क्या हो रहा है। क्यूज कहां से आएंगे सर? क्यूज जो कि आपने स्टार्टिंग में बोला था, अब आएंगे रिजल्ट से। रिजल्ट्स हमको क्यों क्लोजली वॉच करने होंगे? क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो लास्ट क्वार्टर था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, उसमें हमने एक्सपेक्टेशंस आपने देखा होगा कहीं कहीं ना मार्कडाउन करी थी। उसके बावजूद एक मिक्स बैग रिजल्ट आया था। अब मिक्स बैग रिजल्ट आने के बाद मार्केट ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, इस क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर किस तरीके से परफॉर्मेंस देता है वो देखने वाली बात होगी। और मैं समझता हूं अब मार्केट वहां से डायरेक्शन लेगा और डोनाल्ड ट्रंप एक साइड लाइन में जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि अभी उनकी तरफ से आता हुआ कोई भी स्टेटमेंट कोई सैनिटी नहीं बना रहा है। रचित जी, बिल्कुल काफ़ी कुछ डोनाल्ड ट्रंप, इस जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में हम न्यूज़ वालों को भी डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कुछ और बात नहीं बची है। केवल दो चीज़ बची हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा कहीं ना कहीं युद्ध। अब और मार्केट भी हमारा चूंकि रिएक्ट इन चीज़ों पे करता है, क्या ही करें। लेकिन सर ये बता दीजिए, आज हिंदुस्तान कॉपर जो गिरा हुआ है, इसको खरीदें या अभी कुछ सतर्क रहना है? सर हिंदुस्तान कॉपर की हम बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर आपका गिरा हुआ है और अभी 266 लेवल्स पे चल रहा है। जिस तरीके से अभी ये बिहेव कर रहा है ना सर, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए जहां पे इसको सपोर्ट मिलेगा। और दो मैं जो लेवल दे रहा हूँ वो थोड़ा सा नहीं, बट हाँ ठीक है, सब्सटैंशियल है। यहां से 15 रुपए का डाउन साइड ये और बनाता हुआ दिख सकता है। उसके बाद कहीं सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। एक बहुत स्मॉल सपोर्ट जो इसका बन रहा है, जो मैं समझता हूं ये बहुत इजीली ब्रेक करेगा, वो 264 का है। थोड़ा सा डाउन साइड और 250 के आसपास आ जाए, यहां पे आपका ना एक कंफर्ट अच्छा बन जाता है कि यहां पे अगर आप बाइंग करते हैं तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बेटर हो जाता है। क्योंकि 250 करीब में बाय करके आपको फिर अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट ले रहे हैं तो 282 में एक एग्जिट रूट भी मिलेगा। आई थिंक वहां पे बाय करिए और फिर 282 में एग्जिट करिए। बट नथिंग टू वरी एज सच। अगर आपके पास पोजीशन है तो बनाए रखें, लोअर लेवल पे आए एवरेज करना चाहे करे, अदरवाइज 282 करीब आएगा और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट हो तो निकल भी सकते हैं। ठीक है रचित भाई, आज बहुत सारी खबरें हैं तो हम थोड़ा तेज चलते हैं। भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को कुछ बूस्टर मिल सकता है, क्योंकि देखिए जो 14 देशों को लेटर गए हैं ना, उसमें बांग्लादेश, कंबोडिया, थाईलैंड के भी नाम शामिल हैं। अमेरिका में तीनों देश बड़ा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करते हैं। भारत के लिए प्रतिस्पर्धा कम होने का शायद फ़ायदा मिल सकता है। अब देखिए ये पहले एक बार टेक्सटाइल देशों पर जो एक्सपोर्टर हैं उन देशों पर किस किस पर कितना टैरिफ लगा है वो बात कर लेते हैं। बांग्लादेश पर 35%, कंबोडिया और थाईलैंड पर 36% इंडोनेशिया पर 32%, और वियतनाम ने तो डील ही की थी तो वियतनाम का 20% टैरिफ फिक्स हो गया है। अब अमेरिकी टेक्सटाइल इंपोर्ट में हिस्सा किसका कितना है, ये भी एक बार देख लेते हैं। देखिए चाइना के साथ तो डील हो गई है, बट उनका हिस्सा अमेरिकी टेक्सटाइल में करीब 20.8% है, तो नंबर 1 पर है, वो अलग कर दीजिए। लेकिन अब नंबर 2 से आप शुरू कीजिए। वियतनाम, यहाँ पर 20% टैरिफ है, 19% का इनका मार्केट शेयर है। अगर हम देखें बांग्लादेश करीब 9.5%, भारत करीब 6%, इंडोनेशिया करीब 5.5%, कंबोडिया करीब 5%, थाईलैंड करीब 2%। इंडिया जो मार्केट शेयर खा सकता है वो वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, इन सभी में से थोड़ा थोड़ा ईट कर सकता है अगर इंडिया की ट्रेड डील ठीक ठाक हो जाती है। और यूएस का टेक्सटाइल जो मार्केट है, अगर यहाँ पर एक अच्छी पैठ इंडिया की बन जाती है, क्योंकि इंडिया इसको पिच भी कर रहा है, तो इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज के लिए कुछ रचित भाई मौके हैं। बिल्कुल देखिए मौके हैं। और इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं सर। बांग्लादेश को ना धीरे धीरे वैसे भी रूल आउट कर दीजिए, क्योंकि बांग्लादेश की सिचुएशन जो ऑलरेडी हो चुकी है ना शेख हसीना के जाने के बाद, वहां का पूरा जो सेटअप है वो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ गया है।
और टेक्सटाइल में देखिए ये पर्टिकुलर चीज भी है, और जो यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है उससे भी आपको सपोर्ट मिलेगा। टेक्सटाइल में एक स्टॉक है सर जो अच्छा लग रहा है इस न्यूज के चलते, जो एक बहुत कंफर्टेबल जोन पे दिखता है अभी भी, वो होगा आपका गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पे आप नजर बना के रख सकते हैं, जिस तरीके से चल रहा है। कल इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था, इसका एक इंटरनल न्यूज डेवलपमेंट भी था। अभी 919 पे चल रहा है, 904 904 रुपए के आसपास आए, वहां पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट 990 रुपए, और अगर मीडियम टर्म के लिए इसको कंफर्टेबली होल्ड करना चाहते हैं तो फिर आपको एक बार 1100 रुपए भी ऑन द कार्ड्स दिख सकते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ट्रंप की धमकी, देखिए जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन धमकियां भी साथ में देते जा रहे हैं। कह रहे हैं दवाई इंपोर्ट पर 200% टैरिफ लगा दूंगा, लेकिन आज दवाई के शेयर गिरे नहीं, फार्मा शेयर गिरे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं 12 से 18 महीने, कम से कम 18 महीने भी लग सकते हैं इस टैरिफ को लगाने में। 18 महीने में डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया जानती है कि 18 महीने में डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार यू टर्न ले सकते हैं, कितनी बार स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। इसलिए शायद फार्मा शेयर आज बचे हुए हैं। ब्रिक्स नेशन पर भी 10% टैरिफ लगा देंगे। ब्रिक्स की स्थापना वो कह रहे हैं कि अमेरिका को ख़त्म करने के लिए की गई थी और डॉलर के विरुद्ध की जा रही है। खैर ब्रिक्स पे मैं बाद में बात करूंगा, पहले फार्मा पे ही बात कर लेता हूँ। रचित भाई, कुछ एक फार्मा कंपनीज, पहले तो मैं अमेरिका में दवाइयों का इंपोर्ट कितना कहाँ से होता है वो देख लेते हैं, और उसके बाद इंडियन कंपनीज को देख लेते हैं। देखिए अमेरिका को सबसे ज़्यादा दवा सप्लाई करता है आयरलैंड, करीब $13 बिलियन की। स्विट्जरलैंड करता है $11 बिलियन की। भारत करता है $10 बिलियन की। फिर जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, चाइना, यहाँ से दवाइयों का एक्सपोर्ट होता है। अब जो इंडियन कंपनीज हैं उनका अमेरिकन एक्सपोजर क्या है, अमेरिका से कितना परसेंट उनकी टोटल इनकम में अर्न होता है, तो वो भी एक बार टेबल देख लेते हैं कि किस कंपनी की कितनी अर्निंग आती है। ग्रेन्यूल्स करीब 66% अर्न करता है। ग्लैंड फार्मा करीब 54% करता है। अरबिंदो, जाइडस लाइफ करीब 47-48% करते हैं। डॉक्टर रेड्डीज की भी इनकम में लगभग आधी अमेरिका से आती है। लेकिन फिर आते हैं सिप्ला, सन फार्मा और ल्यूपिन पर, तो यहाँ से 30 से 40% इनकी इनकम अमेरिका से आती है। उसके बाद कुछ एक जो छोटी फार्मा कंपनी, मिड कैप फार्मा कंपनी है, लाइक एलेम्बिक, ग्लैंडमार्क, अजंता फार्मा, एल्कम, डिविस, टोरेंट, इनकी 10 से 28% तक की इनकम आती है। सर देखिए, बिना दवाई के तो कोई देश चल नहीं सकता। धमकियाँ ठीक है भले ही वो दे रहे हो, लेकिन आपको कितना तर्क लगता है कि क्या ये जो अमेरिकन एक्सपोजर वाली कंपनियां हैं इनसे दूर रहें, या कोई गिरावट में खरीदारी करें, या इनमें अच्छी कंपनियां लग रही हैं कि कोई बात नहीं कुछ भी हो जाए ये तो चलेंगी ही चलेंगी? क्या राय है सर आपकी? सर देखिए, जो इनकी धमकी है ना, ये पहले भी आई थी। और विवेक सर, आप अगर अपन रिकॉल करें, उस टाइम भी मैंने एक चीज बोली थी कि बहुत क्लियरली आप दुनिया जहान में ना कहीं भी कुछ भी कर दीजिए, बेसिक नेसेसिटी है मेडिसिन, यू कैन नॉट गूफ अप विद दैट। और उस टाइम भी मैंने एक चीज कही थी, अभी ये 200% बोल रहे हैं, कल को ये 2000% भी बोल देंगे, 20% भी बोल देंगे। सर मैक्सिमम दैट आई एक्सपेक्ट, एक सेम कंडीशंस में 5 से 10% अगर ये लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उससे ऊपर जाना इनके खुद के लिए एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। स्टॉक्स जल्दी से मैं बता देता हूं। एक सर नैटको फार्मा है, एंड इफ आई एम करेक्ट इसमें अराउंड 70%, 65 to 70% इनका यूएस एक्सपोर्ट होता है। आप देखें, इसने एक बेस फॉर्मेशन किया है, बेस फॉर्मेशन के बाद इसने एक ब्रेकआउट भी दे दिया है, और ब्रेकआउट के बाद अभी चला ही जा रहा है, इसको कोई भी डर नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से प्लेस्ड है, 1150 रुपए, 1150 ऑन द कार्ड्स, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। ये काउंटर है, जब भी आपको लोअर लेवल्स पे मिले आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर रेड्डी अभी एक आप देखें कंसोलिडेशन के बाहर निकला था, इसने ब्रेकआउट भी दिया था, उसके थोड़ा सा नीचे चल रहा है। लोअर लेवल्स पे अगर डॉक्टर रेड्डी भी आपको मिलता है, 1275 रुपए चल रहा है, 1240 के आसपास डॉक्टर रेड्डी भी मिलता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 1320 रुपए का पहला टारगेट होगा, और अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो बहुत कंफर्टेबली 1410 रुपए तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो ये कुछ एक शेयर हो गए जहां पर कि फार्मा सेक्टर में आप दाव लगा सकते हैं। लेकिन रचित भाई ये तो बता दीजिए कि ये धमकी से मतलब डरना तो नहीं है ना बिल्कुल भी फार्मा सेक्टर में? सर बिल्कुल डर की बात ही नहीं है। और आप देखिए फार्मा सेक्टर, मतलब मैं, आप एक बात बताइए सर, मैं बहुत एक बेसिक बात करता हूं आपसे, कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं बोलता हूं विवेक भाई मैं दिल्ली आ रहा हूं, हम मिलते हैं, आपने कहा हाँ,
मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया, आपके पास आया, मिला, चला गया। ये कब होता है? जब दो लोगों का दिमाग सही चल रहा हो। मैंने आपको बोला विवेक भाई मैं दिल्ली आ रहा हूं, आपने बोला हाँ मैं फ्री हूं। अगले दिन फोन करता हूँ, विवेक भाई मैं दिल्ली नहीं आ रहा हूं, मैं बिजी हूं। आप बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर जिस दिन मिलने की बात थी उस दिन मैं आधे रास्ते आ गया और आधे रास्ते आके फिर मैं वापस चला गया, या ऐसा कंफ्यूजन। मेरी कहीं ना कहीं सैनिटी में प्रॉब्लम है, और वही मुझे ट्रम्प साहब की ना बहुत ज्यादा दिखती है। और सर ये सैनिटी की प्रॉब्लम है या फिर एक मीम था, आई एम प्रीटी श्योर आपने भी देखा होगा, कल से वो बहुत सर्कुलेट हो रहा है। एक खोसला का घोसला मूवी थी, उसमें था कि नवीन निश्चल पूछते हैं आप पार्टी हैं या ब्रोकर। तो वैसे ही अब लोग इनसे पूछने लग गए हैं कि आप प्रेसिडेंट हैं या ट्रेडर, क्योंकि जो इनकी हरकतें हैं ना और जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी अपनी पोजीशन बना के अनाउंसमेंट कर देते हैं और उसके बाद पोजीशन स्क्वायर अप करके और वापस शांति से बैठ जाते हैं। इनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से कोई लेना देना नहीं है, इनको अपनी पॉकेट भरने में लगे हुए हैं। और अब धीरे धीरे मार्केट्स भी उस चीज को समझने लग गए हैं और रिस्पॉन्ड करना कम करते जा रहे हैं। ये बात अब ठीक है, काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल ही मैच तो करती है सर। अब देखिए उनके ही जो दोस्त हैं एलन मस्क जो थे, इनफैक्ट अब दोस्त क्या हैं अब भगवान जाने, उन दोनों की तो लड़ाई चली रही है, ट्रम्प और मस्क की। अब इंडिया भी बीच में आ गया कि जो ट्विटर था, जो जिसको अब एक्स बोलते हैं, उसमें 2300 से ज़्यादा अकाउंट ब्लॉक कर दिए भारत ने। मस्क ने भारत सरकार पर प्रेस सेंसरशिप का आरोप लगाया है। रॉयटर्स का भी अकाउंट बंद हुआ था, ब्लॉक कर दिया गया था, फिर भारत सरकार ने तो उसको अनब्लॉक कर दिया था। कुछ एक उस पर हंगामा हुआ था, लेकिन उसके बाद एलन मस्क ने इस तरह के स्टेटमेंट दे दिए। अब यानी कि मतलब इंडियंस गवर्नमेंट जो है अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ है एज़ कम्पेयर टू मस्क। अब सर ये बताइए, मस्क थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम में तो नहीं आ रहे हैं? और जिस तरह की उनकी बातें थीं और डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज़ अपने दोस्त को आगे करके कि आप हमारे गाड़ियों को जगह नहीं देते हो इंडिया में, आपने बहुत टैरिफ लगाए हुए हैं, ऐसा तो नहीं ट्रंप ही यूटर्न मार जाए कि ज़रूरत ही नहीं है, जब दोस्ती रूट के चला गया तो उसकी गाड़ियों के लिए मैं क्यों लड़ूं? तो ऐसे में जो टाटा मोटर्स, मारुति, हुंडई, इन पर अगर कुछ हैंगओवर था वो निकल गया होगा। देखिए विवेक सर, एक ना मस्क और ट्रंप की जब बातें होती है ना, तो मैं एक ही चीज बोलता हूं, योर गुड फ्रेंड कैन बी अ वर्स्ट एनिमी। और सर अब जिस तरीके से ना एक धीमी धीमी बहुत मध्यम मध्यम आवाज ना, एक ये भी निकल रही है भीनी भीनी आवाज कि वो भी शायद पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की सोच सकते हैं। अब सर उनके साथ प्रॉब्लम यही है, जितना मैं जानता हूं और जितना मैं समझता हूं, बिकॉज ही इज अ साउथ अफ्रीकन सिटीजन, शायद वो प्रेसिडेंटशिप के लिए तो नहीं लड़ सकते, बट गवर्नर तक पहुंच के जो डिस्टॉर्शन पैदा कर सकते हैं वो करेंगे। अब सर वापस वही बात आती है कि अभी तक हमने कुछ पुख्ता होता हुआ देखा ही नहीं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने करेक्शन देखा है ना ऑटो सेक्टर में भी, मेरे को लगता है वी हैव ऑलरेडी डिस्काउंटेड द वर्स्ट। मतलब टाटा मोटर्स पे आप बात करिए सर, अभी जो रिसेंट करेक्शन आया था, ऑफ हाइज आया था, ये 720 730 रुपए से जब नीचे आया था एंड 660 656 लेवल्स तक गया था, उसमें जेएलआर ने क्लियरली बोल दिया था जीरो कैश फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। मतलब मैं आपको पहले बता रहा हूं, मेरी तरफ से कमाई की उम्मीद ही मत करना। और टेक्निकल फिलोसफी क्या कहती है सर, एवरी स्टॉक प्राइस या एवरी एसेट प्राइस हैज ऑलरेडी डिस्काउंटेड न्यूज विच वाज देयर इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक और एसेट 5 मिनट्स प्रायर टू द प्राइस। तो टाटा मोटर्स तो ऑलरेडी ये सब कुछ डिस्काउंट करके बैठ चुका है कि मेरा तो जेएलआर का बिजनेस ठप होके बैठ गया है, और जो करना है मुझे इंडिजीनियस बिजनेस से करना है। इसके लिए हम पहले भी बता चुके हैं, अभी अर्निंग कॉल आई थी सर, आई थिंक एक फोर्टनाइट पहले, इन्होंने क्लियरली कहा था कि हमारा पैसेंजर कार सेल्स जो है वो कहीं ना कहीं 13% से ग्रो करेगा। दिसंबर तक इनका जो स्टॉक पूरा का पूरा दो हिस्सों में बंटने वाला है, वो भी आपको होता हुआ दिख जाएगा कि कमर्शियल व्हीकल की लिस्टिंग अलग हो जाएगी, पैसेंजर व्हीकल की अलग हो जाएगी। एंड टाटा मोटर्स लेना सर, अभी तक जब भी बात हो रही थी मैं एक चीज कह रहा था कि ये बहुत सीरियस नहीं दिख रहे हैं, बट ये जो हैरियर ईवी ये लेकर आए ना, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब ये ईवी मार्केट और एसयूवी मार्केट दोनों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है। और मैं समझता हूं आने वाले समय में आपको हैरियर ईवी की सेल्स जो है ना वो भी ऐसी बनती हुई दिखेंगी, जो टाटा मोटर्स का जो पूरा नया लाइनअप तैयार हो रहा है उसको डिफाइन करती हुई दिखेंगी। मेरे हिसाब से द वर्स्ट इज ओवर, और ऑटो सेक्टर में भी लोअर लेवल्स में अब हमको बाइंग करनी ही चाहिए। रशीद भाई एक चीज़ और, देखिए कल टीसीएस के नतीजे हैं और पहली बार हो रहा होगा शायद कि
आईटी कंपनी के नतीजे आ रहे हैं और मार्केट में आईटी निफ्टी को या आईटी शेयरों को शायद कोई देख नहीं रहा है, या देखने वाले लोग होंगे तो उनकी संख्या कम हो गई है। इट्स लाइक कि बॉलीवुड की कोई मूवी रिलीज़ हुई और कोई देखने नहीं गया। सर ऐसा ही हो रहा है इस बार आईटी शेयरों में, और आईटी शेयरों के नतीजे भी कुछ इस तरह के हैं। देखिए एक बार एक्सपेक्टेशंस देख लेते हैं कि किस तरह की है, क्योंकि टीसीएस के नतीजों में मामूली ग्रोथ है। दिग्गज आईटी कंपनियों में वैसे सबसे बेहतर नतीजे आएंगे। एक बार दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरह की एक्सपेक्टेशंस है। देखिए सेल्स ग्रोथ टीसीएस की 0.2% Q-on-Q, प्रॉफिट ग्रोथ 1.3%, मार्जिन्स में नो चेंज। इन्फोसिस के नतीजे हो सकता है थोड़े से वीक रहें, HCL के नतीजे थोड़े वीक रहें, विप्रो के नतीजे उन्होंने खुद भी बोल दिए थे और स्ट्रीट भी एक्सपेक्ट कर रहे कि करीब 9.8% का प्रॉफिट डिक्लाइन आ सकता है। लेकिन मिड कैप आईटी कंपनीज फॉर एग्जांपल टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम, इन सभी के नतीजे ठीक ठाक आएंगे। सर टीसीएस के नतीजों से पहले क्या करें, और किसी आईटी कंपनी पर बेट लगा सकते हैं क्या इन नतीजों से के सीजन से पहले? देखिए नतीजों के सीजन के पहले ना विवेक सर कहीं ना कहीं रनअप आ चुका है, और अभी अगर आप एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट बोलेंगे तो मैं कहूंगा एक बार थोड़ा सा देख लें और उसके बाद पोजीशन बनाएं। मैं एग्रेसिव क्यों नहीं होना चाह रहा हूं, क्योंकि सर मेरे बैक ऑफ द माइंड ना एक चीज चल जरूर रही है, बट वो कितनी सही होती है वो देखने वाली बात होगी। इफ आई एम करेक्ट सर, लास्ट रिजल्ट जब आए थे ना तो इन्फोसिस ने अपना गाइडेंस भी नहीं दिया था, और उन्होंने कहा था कि गाइडेंस देने की हम प्रॉपर कंडीशन में इसलिए भी नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस की अनसर्टेनिटी जो चल रही है। अब आईटी सेक्टर को आप देख लीजिए सर, एक रनअप आया है इसमें, अभी यहाँ पे आके बैठ गया है, और आप जो बात बोल रहे हैं ना उसके पीछे का जो मैं समझ पा रहा हूं सर, मैं ना एक मीडियोकर स्टूडेंट था और मेरे जब भी रिजल्ट्स आते थे ना तो कोई मेरे से परसेंटेज नहीं पूछता था, बस ये पूछ लेता था कि अगली क्लास में आ गए सही ढंग से या नहीं आए, और फर्स्ट डिवीजन आई कि नहीं आई। कहीं ना कहीं आईटी का हाल भी मेरी तरह हो रहा है। तो मेरे भी जब रिजल्ट्स आते थे तो बस घर वाले यही देखते थे कि नई बुक सेट खरीद के लेकर आनी है या नहीं लेकर आनी है, और टीसीएस के रिजल्ट्स या आईटी का भी जो पूरा रिजल्ट आएगा ना उसको देख के बस यही एनालाइज करना होगा कि पोर्टफोलियो में अभी इसको कितना एलोकेशन देके रखना है। तो अभी इट विल बी टू अर्ली टू से कि अभी हम आईटी में बेट करें, क्योंकि जो लोअर लेवल से चला है ना अभी एक बार फॉर द टाइम बीइंग पोजीशन बेचे भी नहीं तो आगे इंक्रीज भी ना करें, रिजल्ट्स आने दें, उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे कि क्या बेटर पोजीशन हो सकती है। तो आईटी कंपनीज के नतीजों से कोई खास उम्मीदें भी नहीं हैं और रचित भाई का व्यू भी कुछ खास ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार ये देख लेते हैं कि कौन सी कंपनियों पर मोतीलाल बुलिश है। कम से कम जो लोग इन्वेस्टर हैं उनको एक रिसर्च रिपोर्ट के टारगेट मिल जाए तो थोड़ी मदद हो जाएगी, निराशा तो नहीं होगी एटलीस्ट। तो देखिए मोतीलाल ओसवाल टीसीएस पर बाय हैं, 3850 का टारगेट दे रहे हैं। इन्फोसिस पर वो न्यूट्रल हैं, 1800 का टारगेट दे रहे हैं। HCL पर वो 2000 का टारगेट दे रहे हैं, बाय रेटिंग है। विप्रो पर उनका सेल रेटिंग है, 230 का टारगेट है। टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, तीनों पर उनकी बाय रेटिंग है और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं, 2050, 2400, 7000। तो जो इन्वेस्टर लोग हैं 12 से 18 महीने वाले, वो लोग ये टारगेट्स देख लें। बाकी ट्रेडिंग के लिए और सेंटीमेंट के हिसाब से रचित जी ने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट देख सकते हो आप, या पोजिशनल ट्रेड देख सकते हो इन आईटी कंपनीज पे। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।